हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का सेक्शन हम लोग का है समाज विज्ञान का। जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर कितना आपका है, ये अब तक का 3 है। तीसरा नंबर का है जो बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आते हैं। ऐसा नहीं कि बस आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप उसमें से 1 नंबर या 2 नंबर ज़रूर इसमें से आपको हमेशा मिलता है। तो इस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसका हम लोग पार्ट 1 देखते हैं। इसमें क्या रहेगा, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को हम पेज बाय पेज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। महत्वपूर्ण तिथि में देख लेते हैं। 1914 से 1918 के बीच में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का 1918 से और 1919 के बीच बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित किया गया। एक फिर से 1914 से 1918 के बीच में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1918 से 1919 के ईस्वी के बीच का बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित किया गया। 1916 ईस्वी में क्या था, लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 ईस्वी में क्या हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था। 1917 से 1918 ईस्वी के बीच क्या था, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह। 1917 से 1918 ईस्वी के बीच चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में सत्याग्रह। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में सत्याग्रह हुआ था। 1917 से 1918 के बीच में क्या हुआ था, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह हुआ था। अप्रैल 1919 ईस्वी में क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल हुआ था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कब हुआ था, अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब आगे देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में क्या हुआ था, जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। जनवरी 1921 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। 1921 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। फरवरी 1922 ईस्वी में क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड। फरवरी 1922 ईस्वी में क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड और क्या हुआ था, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। फरवरी 1922 में क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना। ठीक है, मई 1924 में क्या हुआ था, जो मई मंथ है उसमें 1924 ईस्वी में क्या हुआ था, अल्लूरी सीताराम की गिरफ्तारी। अल्लूरी सीताराम की गिरफ्तारी हुआ था। और क्या हुआ था, हथियार बंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हुआ था। मई 1924 ईस्वी में क्या हुआ था, अल्लूरी सीताराम की गिरफ्तारी, हथियार और क्या हुआ था, हथियार बंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हुआ। आगे क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लेना। लाहौर अधिवेशन और कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लेना 1931 में। ठीक है, अगला क्या है, 1931 में क्या हुआ था, भीमराव अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना। 1930 में क्या हुआ था, भीमराव अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की हुई थी, 1930 में। 1930 में भीमराव अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, ठीक है, मार्च 1930 में क्या हुआ था, मार्च 1930 में गांधी जी द्वारा दांडी में नमक कानून का उल्लंघन। गांधी जी द्वारा दांडी में नमक कानून का उल्लंघन व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। मार्च 1931 में क्या हुआ था, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया जाना। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया जाना। मार्च 1931 में क्या हुआ था, 1931 ईस्वी में क्या हुआ था, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया जाना। 1931 में एक और हुआ था, क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता। बहुत ज़्यादा पूछता है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1931 ईस्वी में क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। दिसंबर 1931 में क्या हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। दिसंबर 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 ईस्वी में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ और पूना समझौता। ठीक है, 1932 में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ, सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ और उसके बाद एक हुआ था पूना समझौता। 1934 में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, ठीक है। 1934 में क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। और 1940 में क्या होता, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग।
तो 1940 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग। 1942 में क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट देख लेते हैं नीचे का, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। 1931 में क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। दिसंबर 1931 में क्या हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दिसंबर 1931 में दो होते हैं, एक गांधी इरविन समझौता और दूसरा गोलमेज सम्मेलन। 1932 में क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ और पुनः समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ और पुनः समझौता, पुनः समझौता। 1934 में क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। 1940 में क्या होता है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग। 1940 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग। 1942 में क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्या क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन और उसके बाद था भारत छोड़ो आंदोलन। 1946 में ईस्वी में क्या हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित। तो 1946 में क्या हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। 1947 में क्या हुआ था, भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। 1947 में क्या हुआ था, भारत को आज़ादी प्राप्त हुई, ठीक है। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी एग्जाम देंगे उसमें जरूर पूछेगा कभी ना कभी। 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, भारत में संविधान लागू हुआ था, ठीक है। अब इसके पॉइंट लिख लेते हैं, फ्लो चार्ट, जो हमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो इसमें देख लीजिए फ्लो चार्ट में, जैसे हमें पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, इसमें हम लोग पढ़ना असहयोग आंदोलन के बारे में, फिर खिलाफत आंदोलन के बारे में, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। फ्लो चार्ट में ये भारत में राष्ट्रवाद में हमें 3 चीज़ पढ़ना है, एक असहयोग आंदोलन, फिर खिलाफत आंदोलन और उसके बाद क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीनों पॉइंट याद रखिए, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अब इसमें से हम बारी बारी से चार्ट में देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन क्या होता है, शहरी क्षेत्रों में आंदोलन के तहत छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। शहरी क्षेत्रों में आंदोलन के तहत छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। शिक्षकों ने इस्तीफे सौंपे, शिक्षकों ने इस्तीफे सौंपे। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी कपड़ों की क्या हुई, होली जलाई गई, किसमें, असहयोग आंदोलन। कभी कभी ये भी पूछता है। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, ठीक से देख लेते हैं इसको। असहयोग आंदोलन में देख लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में आंदोलन के तहत छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। शिक्षकों ने इस्तीफे सौंपे। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में देख लेते हैं क्या है, तुर्की के खिलाफा जो उस वक्त के मुसलमानों के धर्मगुरु हुआ करते थे। तुर्की के खिलाफा जो उस वक्त के मुसलमानों के धर्मगुरु हुआ करते थे के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, के साथ क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस, कौन कौन, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपमानजनक संधि की थी, जिससे भारतीय मुसलमानों ने मोहम्मद अली और शौकत अली के, मोहम्मद अली क्या नाम है, नाम याद रखिए, मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में 1919 ईस्वी में मुंबई में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। किससे शुरुआत की थी, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। खिलाफत आंदोलन क्या होता है, इसको रिपीट देख लेते हैं हम लोग। तुर्की के खिलाफा जो उस वक्त मुसलमानों के धर्मगुरु हुआ करते थे के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने अपमानजनक संधि की थी, जिससे भारतीय मुसलमानों ने मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में 1919 ईस्वी में मुंबई में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तीसरा देख लेते हैं हम लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने 19 ईस्वी में साबरमती से दांडी यात्रा करके नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में साबरमती से दांडी यात्रा करके नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया, ठीक है। अब इसको फिर से देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने 1930 ईस्वी में साबरमती से दांडी यात्रा करके, कहाँ से, साबरमती से दांडी यात्रा करके नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। आगे देख लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक। चलिए देख लेते हैं हम लोग।
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो लौटे कब? 1915 में। ठीक है, प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो 1915 में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? प्रश्न क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? ठीक है, क्योंकि क्या है कि नमक का प्रयोग अमीर और गरीब सभी करते थे। नमक का प्रयोग कौन करता था? प्रयोग सभी लोग करते थे। कौन? जो अमीर हो वो, जो गरीब है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में किस घटना से संबंधित है? प्रश्न है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, सुबह सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, साइमन कमीशन का भारत में आगमन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो ऑप्शन नंबर का क्या आपका है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? ये देखो 2020 में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ख वाला। कौन सा? 1920 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920 में। आगे देखते हैं। अगला है, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? तो इसका आंसर है गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर। पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो आपका आंसर क्या है? ग। कौन से? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया? भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर क्या है आपका? ख। क्या आपका है? लॉर्ड इरविन द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन द्वारा। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? तो इसका आंसर क्या है? नमक कानून तोड़कर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? तो नमक कानून तोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? तो इसका आंसर क्या है? घ। महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसका था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? या पूछ सकता है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? जो देखो 2020 में और 2023 दोनों में पूछा है। इसका आंसर क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र इसका शार्ट नाम है, चट्टोपाध्याय इसका फुल नाम यहाँ पर दिया है, तो दोनों याद रखना है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर क्या है? खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया था? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका आने से पहले आने पर क्या होता? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो कब हुआ था? तो इसका आंसर है ग। 1922 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। चौरी चौरा कांड किस वर्ष का हुआ था? 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कौन सा है? भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन क्या है आपका? क। महात्मा गांधी। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसका सही आंसर क्या है? 1885।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर क्या है आपका है? यह महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? तो इसका सही आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन उसका क्या है? घर सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो 2023 में भी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड और जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? अब हम लोग पीछे पढ़े थे क्या? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? क्वेश्चन क्या है? जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? तो कौन नाम? उसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर। ठीक है, हमारा पहला इसमें का सेशन समाप्त हुआ। ग नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा? लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम लोग, जो 2020 में पूछा हुआ है। भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। 2020 में प्रश्न क्या पूछा है कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया? रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ? देख लेते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919 में 19 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक, कितने साल तक? 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक, कितने साल तक? 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। इसका परिणाम क्या था? अंग्रेज़ों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया। अंग्रेज़ों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। परिणाम क्या था इसका? अंग्रेज़ों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। विरोध: भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया था। विरोध: भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया था। पहला क्या इसमें है? विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। ठीक है, पहला क्या है? विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। दूसरा क्या था? रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। तीसरा क्या था? कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। साइमन कमीशन में इसका उत्तर देखते हैं। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य के शामिल नहीं के कारण कांग्रेस इसकी रिपोर्ट से असंतुष्ट थी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की नई नीति की घोषणा की। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की नई नीति की घोषणा की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया तथा तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। दोबारा लेते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य के शामिल नहीं होने के कारण कांग्रेस इसकी रिपोर्ट से असंतुष्ट थी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की नई नीति की घोषणा की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया तथा तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। पूना पैक्ट पर उत्तर क्या है। पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित हैं। पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना। अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना। दूसरा क्या है, दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। विद्रोहियों को गांधी जी के विचारों से प्रेरित करने में उनकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। विद्रोहियों को गांधी जी के विचारों से प्रेरित करने में उनकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के रहने वाले थे। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के रहने वाले थे तथा उन्होंने गुड्डेम विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया था। वे बहुमुखी व्यक्ति के धनी थे। वे खगोलीय घटनाओं का सटीक अनुमान लगा सकते थे। बीमार लोगों का इलाज करते थे। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। राजू महात्मा गांधी
की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह अपने असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। नेक्स्ट होता है नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक थी। स्पष्ट कीजिए। नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक थी। स्पष्ट कीजिए। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। वायसराय इरविन को क्या किया? एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबक़ों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। गांधी जी इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इनमें से सर्वाधिक प्रमुख मांग नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी। सफलतापूर्वक नमक यात्रा निकालकर गांधी जी ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। इसमें से सर्वाधिक प्रमुख मांग नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी। सफलतापूर्वक नमक यात्रा निकालकर गांधी जी ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीके से उत्तर दिया। नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक सबसे बड़ा प्रतीक थी। ठीक है, नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक सबसे बड़ा प्रतीक थी। अगला क्वेश्चन क्या है? उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें गांधी जी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। आंसर क्या है? गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता के तहत 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते के तहत 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। इसके निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन कारण थे देख लेते हैं। पहला क्या था? सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई थी। दूसरा क्या है? सरकार ने दमनकारी नीति चला रखी थी जिसके तहत शांतिपूर्ण सत्याग्रहों पर हमले किए गए, महिलाओं और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। तीसरा क्या है? औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रत्येक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर पहले हमले शुरू कर दिए थे। फिर से देख लेते हैं इसको। सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई थी।
दूसरा क्या है, सरकार ने दमनकारी नीति चला रखी थी जिसके तहत शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। तीसरा क्या है, और मतलब दूसरा में ही महिलाओं और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और उपनिवेश सरकार ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की, स्पष्ट कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और उपनिवेश सरकार ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की, स्पष्ट कीजिए। आंसर क्या है, देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। अगर आगे पॉइंट क्या है, आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिए। गाँव में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए औरतों, बच्चों और शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों को मारा पीटा और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया। फिर से देख लेते हैं इसी को। औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए औरतों, बच्चों और शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों को मारा पीटा और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ चले आंदोलन का दमन किस प्रकार किया गया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ चले आंदोलन का दमन किस प्रकार किया गया। गांधी जी रॉलेट एक्ट जैसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक नागरिक अवज्ञा चलाते थे। गांधी जी रॉलेट एक्ट जैसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक नागरिक अवज्ञा चलाते थे। इसे 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल से शुरू होना था। इसे 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कारागार हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे।
इसके बाद लोग बैंकों, कारखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने पंजाब में कमान संभाल ली। और जनरल डायर ने पंजाब में कमान संभाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के अत्यधिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। रिपोर्ट देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। गांधी इरविन समझौता के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। इस समझौते के प्रमुख प्रावधान अग्रलिखित थे। आगे देखते हैं पॉइंट में कौन कौन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। दूसरा क्या है? सरकार अध्यादेश व मुकदमों को वापस ले लेगी। सरकार अध्यादेशों और मुकदमों को वापस ले लेगी। तीसरा क्या है? हिंसात्मक अपराधियों को छोड़कर अन्य समस्त राजनीतिक बंदियों को मुक्ति कर दिया जाएगा। हिंसात्मक अपराधियों को छोड़कर अन्य समस्त राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया जाएगा। चौथा क्या है? शराब, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। शराब, अफीम व विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना करने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगला क्या है? 5वां, समुद्र तट से एक निश्चित दूरी पर नमक बनाने की छूट होगी। समुद्र तट से एक निश्चित दूरी पर नमक बनाने की छूट होगी। जमानतें व जुर्माने वसूल नहीं किए जाएंगे। जमानतें व जुर्माने वसूल नहीं किए जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्या है कि जिन व्यक्तियों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी है उन्हें वापस लेने में उदार नीति अपनाई जाएगी। जिन व्यक्तियों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी है उन्हें वापस लेने में उदार नीति अपनाई जाएंगी। नेक्स्ट क्या है? कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका क्या है?
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। 10वां क्या है? कांग्रेस पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच की मांग को त्याग देगी। कांग्रेस पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच की मांग को त्याग देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रवाद के विकास का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? राष्ट्रवाद के विकास का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? राष्ट्रवाद के विकास के विश्व पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला क्या है? विश्व में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। विश्व में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। दूसरा क्या है? समस्त जन समुदाय यह विचारने लगा कि वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, अतः वे अपने आप को किसी देश के नागरिक के रूप में परिभाषित करने लगे, जिससे उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव उत्पन्न होने लगा। तीसरा क्या है? इस परिभाषा के लिए नए प्रतीकों, नए चिन्हों, नए गीतों व विचारों के नए संपर्क स्थापित किए तथा समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित किए। आगे देखते हैं। सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पूर्व गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन किए? इनके प्रारंभ करने का क्या कारण थे? या पूछ सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का विश्लेषण कीजिए, जो 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है, आंसर देखते हैं। सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पहले गांधी जी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए, जिनके प्रमुख हैं। सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पहले गांधी जी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, उनका गुरु क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए, जिनमें प्रमुख हैं। कौन कौन से? चंपारण सत्याग्रह 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण के क्षेत्र का दौरा किया और वहां वे किसानों की दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह चलाने के लिए प्रेरित किया। दूसरा क्या है? गुजरात सत्याग्रह 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि फसल खराब हो जाने और प्लेग की बीमारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, जबकि सरकार उनसे जबरन लगान वसूल कर रही थी। तीसरा क्या था? अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। तीनों फिर से देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का नाम याद रखिएगा, 1917, फिर ये आपको स्थान बिहार, फिर बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ के किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा क्या है? गुजरात सत्याग्रह 1918 में कहाँ हुआ था? गुजरात के किस स्थान पर, किस जिले में? खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, जबकि सरकार उनसे जबरन लगान वसूल कर रही थी। तीसरा क्या है? अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किए। 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। उपर्युक्त आंदोलन में उन्हें सफलता भी मिली, जिस कारण आम आदमी में उनकी अलग पहचान स्थापित हुई। उपर्युक्त आंदोलन में उन्हें सफलता भी मिली, जिस कारण आम आदमी में उनकी अलग पहचान स्थापित की।
अगला क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी। इस शहर में सैनिक शासन लागू करके नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया था। 12 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक स्थान पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं कराई गई। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था। इसी दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। सभा शांतिपूर्वक चल रही थी, तभी जनरल डायर ने 2 स्वदेशी और 50 गोरे सिपाहियों को साथ लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक दिया और निहत्थी जनता पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। 10 मिनट तक निहत्थी भीड़ पर गोलियों की बौछार होती रही। इस हत्याकांड में हजारों व्यक्ति मारे गए और असंख्य घायल हुए। इस घटना से भारतीयों में भयंकर असंतोष की लहर दौड़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला, इस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। इस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। तीसरा क्या है, इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। इस खर्चे में भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। चौथा क्या है, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। अब नेक्स्ट क्या है, गाँवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। गाँवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों की फसलें खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। 1918 से 1919 और 1920-1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों की फसलें खराब हो गईं, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। नेक्स्ट क्या है, 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 और 130 लाख लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का उल्लेख कीजिए। विचारों का भी उल्लेख कीजिए, जो 2023 में पूछा हुआ है। सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति का आग्रह तथा सत्य की खोज करना है।
सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। पहला क्या है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। फिर से देख लेते हैं। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किस शारीरिक बल की आवश्यकता आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रह केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रह केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। तीसरा क्या है, इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सत्य का विश्वास करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है, इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं तीन कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं तीन कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, जो 2023 में और 22 में पूछा है। चलिए देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के तीन कारण निम्नवत है। भारत छोड़ो आंदोलन के तीन कारण निम्नवत है। पहला क्या है, इस आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन के बिना किसी अंतिम निर्णय पर पहुँचे ही समाप्त हो जाना था। इस आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन के बिना किसी अंतिम निर्णय पर पहुँचे ही समाप्त हो जाना था। दूसरा क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटिश सरकार को बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही से न समझा जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटिश सरकार को बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही से न समझा जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तीसरा क्या है, ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसे कांग्रेस से संबद्ध विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे जन आंदोलन ने इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। ठीक है, ये आपका यहाँ तक का लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आज के क्लास में जो टॉपिक था ये कवर हो गया है। इसके बाद आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।
ठीक है। इसमें आपको वीडियो आप अगर सीन कर लिए हैं, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो क्या करना है, आपको इस नंबर पर SMS कर देना है और आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आगे तक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।